दोस्तों, चाइना आज दुनिया की दूसरी इकोनॉमी पावर है। क्या आप सोच सकते हैं, आज से 40 साल पहले चाइना में 90% गरीबी थी, लेकिन अगले 30 सालों में चाइना ने इतनी तरक्की की, ये मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% थी, लेकिन आज ये 18% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आज इनका पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। आज वर्ल्ड इनकमिंग सुपर पावर माना जाता है चाइना को। चाइना की असल तरक्की 1976 में शुरू हुई, जब माओ की डेथ के बाद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नए लीडर डेंग ज़ाओपिंग सामने आते हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। इनके दौरे हुकूमत में चाइना की तरक्की की असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये माओ की पॉलिसीज़ के बहुत खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने उसके दौरे हुकूमत में बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। इनका मानना था गवर्नमेंट का हद से ज़्यादा कंट्रोल था चाइना की इकॉनमी पर, जिस वजह से पिछले 50 सालों में चाइना की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ। ये इकॉनमी को आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पॉलिसीज़ लॉन्च की। इन्होंने इकॉनमी लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसीज़ बनाई। इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी को नाम दिया जाता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, डेंग ने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें सारी ज़मीन लोकल गवर्नमेंट के नाम पर होगी, मगर वो किसान लॉन्ग टर्म लीज पर गवर्नमेंट से लेकर अपनी मर्जी से काश्त कर सकेंगे। और डोंग ने ये किसानों को एक सर्टन अमाउंट में फसल गवर्नमेंट को बेचनी होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा फसल को कहीं भी बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे किसानों में काफ़ी मोटिवेशन आई और उन्होंने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। ये सेम आइडिया डेंग ने फैक्ट्रीज पर भी लागू किया। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। माओ की हुकूमत में फैक्ट्रीज को मैनेज करने के लिए सारी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की थी। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। डेंग ने फैक्ट्री वर्कर्स को फ्रीडम दिया कि उनकी मर्जी वो कितनी प्रोडक्शन करें, सेलिंग करें, क्या रखना है, किस वर्कर को कितनी वेज देनी है। इस तरह वर्कर्स को इंसेंटिव मिल पाया और उन्होंने ज़्यादा काम किया। डेंग ने ज़्यादा इकोनॉमी आज़ादी दी। इस तरह लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी। अगला बड़ा इकदाम था एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी सिलसिले में 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया गया, जिसमें 9 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए लाजमी थी। सिर्फ ये कानून लाकर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि इस पर अमल दरामद भी किया गया। 1980 में गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही थी एजुकेशन पर, वो सिर्फ 2% था जीडीपी का। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते 2010 तक 4% तक पहुंच गया। चाइना ने टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया, लोगों को वो स्किल्स सिखाई जिनके वाकई ही डिमांड थी। इन सब की वजह से चाइना में लिटरेसी रेट 1982 में 65% था और 2012 में 95% था। चाइना ने अपनी हेल्थ केयर पर भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। 2021 में चाइना ने टोटल जीडीपी का 5.59% हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट डेवलपमेंट डेंग ज़ाओपिंग ने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज में की, जिसे टीवीईज भी कहा जाता है। टीवीईज की ऑनरशिप भी लोकल गवर्नमेंट के पास रहती थी। इसका मेन मकसद रूरल एरियाज में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना था। टीवीईज चाइना के हर सेक्टर में हैं। सन 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सेटअप की चाइना में, जिसमें टैक्स इंटेंसिव दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को आसान किया गया और फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाया गया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाइना में आई। शिनजिनपी चाइना का पहला इकोनॉमिक जोन बनता है। चाइना का ये शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव था, जो आज एक इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन गया है। 1980 में शेंजन का जीडीपी तकरीबन $0.3 बिलियन था। 2020 तक ये $420 बिलियन बन गया। चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए चाइना ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। चाइना ने गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत इन्वेस्ट किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।